आप यदि साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो आपको डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा। डिजिटल अरेस्ट जितने लोगों के संग हुआ है, सबके हाथ में आईफोन था। डार्क वेब में वो सारी चीजें होती हैं जो हैवानियत की दृष्टि में दिखाई देंगी, नॉर्मल इंसान तो करेगा नहीं। बिना आपका फोन टच किए मैं आपका OTP उड़ा सकता हूँ। 10-12 तरीके हैं ऐसे। क्रिमिनल्स आर नॉट हैकिंग योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल्स आर हैकिंग यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। वाईफाई से किस तरह से फ्रॉड हो सकता है? मैं आप ही के नंबर से आपको कॉल कर सकता हूँ, आप ही को आएगा, आप ही के नंबर से कॉल। अरे आप ही के ईमेल से मैं किसी को ईमेल भी कर सकता हूँ। अगर आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं तो आपने 10 बार, 12 बार, 14 बार बात की। अब जब 15वीं 16वीं बार आप बात करोगे तो उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे वो आपको स्मार्टली जवाब देता है। आपने कभी पूछा उससे कि अरविंद को डिस्क्राइब कीजिए? ये तो नहीं पूछेगा। पूछिएगा, अच्छा, मजा आएगा आपको। अच्छा, आप चैट जीपीटी कब से यूज कर रहे हैं ना, उसका आप पूछना कि डिस्क्राइब अरविंद, आप अपनी ओपिनियन बताना। अच्छा, उसका जो वो छीलेगा ना तो आप ये मान के चले कि सिर्फ मैं पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं सेफ हूं, तो आप गलती कर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद और द अरविंदम के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात बढ़ते हुए साइबर क्राइम की। दोस्तों, आपने तलवार की धार पर चलना सुना ही होगा, हम सभी वैसे ही चल रहे हैं। जिस तरह से साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे रोकना जैसे नामुमकिन सा लग रहा है। देखिए, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हैं या पैसे का लेन देन आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप इसकी जद में हैं। आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। दो ही तरह के लोग बचे हुए हैं, एक वो जो इसको लेकर सजग हैं, जानकार हैं, और दूसरे वो जिनका अभी नंबर ही नहीं आया है। तो इस पहले वाले पहलू पर हम आज फोकस रखेंगे, यानी सजगता को लेकर किस किस तरह के साइबर क्राइम नए नए रूप में सामने आ रहा है, इस पर बात करेंगे, और बचने के क्या उपाय हैं इस पर भी बात करेंगे। और इसके लिए जो मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं वो साइबर वर्ल्ड के एक बड़े नाम हैं। जिस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं वो अद्भुत है। देखिए, पुलिस हो या देश की बड़ी एजेंसियां, वो भी इनसे सलाह लेती हैं जब कोई मामला फंसता है। इसके अलावा वो आम लोगों को भी साइबर क्राइम से बचने की सलाह देते हैं, सुझाते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे जी हमारे साथ हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के लोगों से, इसी तरह के विषयों को लेकर हम आपके पास आते रहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ नया जोड़े, जिससे मिलने के बाद, जिसको देखने के बाद आपके मुंह से वाह ज़रूर निकले। तो आइए आज के शो की शुरुआत करते हैं। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अरविंद जी। फाइनली हम मिल लिए। बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते। नहीं, और आई रियली रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट योर परसिस्टेंट बिहेवियर। आप लगातार लगे रहे और मुझे मजबूरन सर, एक्चुअली क्या है ना कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के टाइम में, तो उसका एक सॉलिड जवाब चाहिए, और वो मुझे हर बार जहाँ भी मैं आपको देखता था वो जवाब मिलता था, और मेरे मन में भी कुछ कुछ सवाल आते थे। वो अलग बात है कि इतना लंबा टाइम हुआ तो कहीं ना कहीं आपने उसका जवाब देते गए हैं आप। बट फिर भी जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है ना ये वर्ल्ड साइबर क्राइम वाला, मुझे लग रहा है कि बहुत नई नई तरह की चीज़ें और नई नई तरह के क्राइम आ रहे होंगे। सवाल है, पूछूंगा मैं आपसे। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा पहले अगर मैं चाहूँ कि आप बता दें कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, ये जर्नी यहाँ तक पहुँचने की कैसे ये रही? ये क्या मतलब कोई इस तरह कोई स्टडी होती है, उसके ज़रिए कोई पहुँचता है, या फिर पैशन के ज़रिए ये पोजीशन होल्ड करता है कोई? इंटरेस्टिंगली इस तरह की कोई स्टडी कभी होती नहीं थी। अच्छा। और मैं बाई चांस इस डोमेन में आ गया। तो मैं IIT खड़गपुर से पास आउट हूँ, 2002 में वहाँ था। मैंने कई बार शेयर किया कि वहाँ पर मैं बदनाम हो गया क्योंकि मैंने कुछ लड़कियों के पासवर्ड हैक किए थे। वहाँ पर इस समय याहू मैसेंजर बहुत पॉपुलर था, लोग चैट बहुत करते थे। होनहार बीरवान के होठ चिकने पास पहले ही लक्षण दिख गए थे। तो दोस्तों में शर्त लगी कि यार ये लड़कियाँ इतने घंटे चैट क्या करती हैं, तो मैंने कल बता दूंगा। और मैंने वहाँ पर याहू का सबसे पहले पेज क्लोन किया और उसको एज एन होम पेज हर एक ब्राउज़र में सेट कर दिया। सो जब आप एक्सप्लोरर लॉन्च करते थे तो लोकल ड्राइव से मेरी जो फाइल थी वो खुल जाती थी, और आपको लगता था कि सर्वर से याहू का पेज खुल रहा है। आप उसमें लॉगिन पासवर्ड डालते थे, वो सेव हो जाता था लोकल ड्राइव में, और लॉगिन भी हो जाता था। लेकिन इस तरह से मैंने 16 के करीब लॉगिन पासवर्ड इकट्ठे कर लिए और उनका प्रिंट आउट निकाला और नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। अगले दिन मुझे अनुशासन कमेटी ने बुलाया कि भाई ये क्या है। मैंने समय तो टेस्ट कर रहा था कि लोग क्या वाकई गलती करेंगे। तो बोले फिर प्रिंट आउट लेके क्यों लगा दिया?
हाँ। मैंने कहा सर एक एक करके बताता तो मारते लोग मुझे, तुमने चुपचाप लगा दिया कि तुम लोग गलती कर चुके हो। तो उस वजह से मुझे 6 महीने के लिए लैब से डिबार कर दिया गया। और जो उस समय डीन थे आर.वी. राजा कुमार, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ काम करो। तो हर प्रोफेसर की एक अपनी लैब होती थी और उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, हैकिंग की और अच्छा, जो सिस्टम सिक्योरिटीज़ को लेकर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको समझ में आ गया था कि लड़का इसका इंटरेस्ट ही यहाँ है। अब ये बात वहाँ आई गई हो गई, मैं भी भूल गया, सैमसंग ज्वाइन कर ली, बाहर चला गया, बाहर रहा बहुत। 2008 में इंडिया में 26/11 का अटैक हो गया, तो NIA करके एक यूनिट बनी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके जो पहले IG थे वो लोकनाथ बेहरा जी थे, तो वो उन्होंने IITs को लिखा, ही वॉज इंटरेस्टेड टू इंगेज एक्सपर्ट्स। तो IIT खड़गपुर से मेरा नाम आया, तो मैं उनसे मिलने गया और उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो जब मुझे अचानक पुलिस से फ़ोन आया तो उसने कहा कि साहब ऐसा ऐसा है, IG साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे लगा पता नहीं मैंने कौन सा कांड कर दिया, कहाँ फंस गए। तो मैंने कहा सर मैं तो यहाँ अभी हूँ ग्रेटर नोएडा में, कहीं कहाँ आऊँगा, क्योंकि उस समय इनका ऑफिस सेंटूर होटल एयरपोर्ट के पास था। अच्छा। मैंने कहा सर उतना दूर, आप बचने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। तो बोले तो ठीक, कोई बात नहीं, हम पुलिस की गाड़ी भेज देते हैं। मुझे लगा कुछ मेजर हो गया भाई। बोले नहीं मैं आ जाऊँगा ऐसे करके। तो ये ऑफिस में पुलिस आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। मैं गया तो मैं पहले से प्रिपेयर था कि कुछ पंगा हो चुका है। तो मैंने उनको बोला कि साहब, उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया और क्या क्या करते हो, क्या कर लेते हो। मैंने सर कुछ नहीं सर। तो बोलते कुछ हैक वैक कर पाओगे? मैंने सर पॉसिबल ही नहीं है, ईमेल ये चीज़ सवाल ही नहीं था, मोबाइल फ़ोन जानते ही नहीं। तो लगा गधा है, गलती से नाम आ गया इसका, खूब डांटा मुझे भगा दिया। अच्छा। मैं बाहर आया तो मुझे प्रोफेसर साहब का फ़ोन आया, आर.वी. राजा कुमार का, यार तुम्हारा नाम दिया था, क्या कर दिया तुमने? अच्छा। मैंने सर आपने दिया था। मेरे कब मर गए। मैंने दोबारा फ़ोन किया सर को, मैंने सर मैं दोबारा मिलना चाहता हूँ, मेरे से कुछ गलती हो गई। एंड देन उनको लगा कि एक मौका दिया जा सकता है। तो ये सर ठीक है, कुछ काम दे रहा हूँ, करो। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सही समय पर सही जगह हूँ, क्योंकि पुलिस के अंदर टेक्नोक्रेट्स होते नहीं थे बहुत ज़्यादा, और जो सिस्टम इस तेज़ी से बदल रहा था उस समय 2009, 10, 11, 12 के बाद तो डार्क वेब आ गया, व्हाट्सएप आ गया, आईफोन आ गया, एंड्रॉयड भी तेज़ी से इम्प्रूव हुआ, तो चीज़ें एकदम से चेंज हो रही थी और क्रिमिनल्स के पास ऐसे टूल्स आ गए थे। तो मेरे ख्याल से आई वॉज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस और एक प्रोफेशन क्रिएट हो गया। नए नए टूल की बात तो जाहिर सी बात है कि ये एक नई ताकत देता है इस तरह के जो भी साइबर क्राइम करते हैं। AI अब है, ChatGPT का मैं एक एग्जांपल देके इसको मैं शुरू करूंगा। अभी मैं कल ही विकास दिव्यकीर्ति का एक वीडियो शॉर्ट देख रहा था, वो बता रहे थे कि कैसे US में एक महिला की जान ChatGPT ने बचा दी। वो प्रेग्नेंट थी 9 मंथ और वो ऐसे ही वो ChatGPT से बात कर रही थी, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि मेरे पेट में यहाँ दर्द है। उसने कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी ChatGPT ने, और फाइनली उसने वार्निंग दी लिख के बोल के कि आप तुरंत जो है एम्बुलेंस को बुलाओ। उसने अवॉइड किया, फिर वार्निंग दी, एम्बुलेंस बुलाया और वो गई वहाँ पे, और डॉक्टर ने फाइनली जो भी वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ ये बोला था, ये वर्ड कि अगर आपने आधे घंटे भी लेट किया होता तो आपकी जान जा सकती थी। तो ये इसकी इस तरह से इतनी ताकत हो गई है ChatGPT और AI की। तो इसका ये क्राइम में, साइबर क्राइम में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं? मुश्किल आती होगी? नहीं, अभी लगातार मैंने एक ट्रेनिंग दी है कि हाउ टू सॉल्व क्राइम थ्रू AI। अच्छा। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चाहे वो CTTI हो, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चाहे भी दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग दी मैंने, आउटर दिल्ली, द्वारका और रोहिणी वगैरह की डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पर हमने AI टूल ही यूज़ किया। अच्छा। और इस हद तक चीज़ें सिंपल और इफेक्टिव हो जाएंगी। जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया, जब ChatGPT स्टार्ट हुआ था उस समय अचानक एक न्यूज़ आई थी कि ChatGPT ने लॉ का एग्ज़ाम पास कर दिया US में। और उस समय मैं कुछ IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दे रहा था, तो मैंने उनको ऐसी ChatGPT बताया, थोड़ा सा हैंड्स ऑन। उसके बाद मैंने कहा देखिए इस तरह से इवॉल्व कर रहा है, इसने भी लॉ का एग्ज़ाम भी पास कर दिया, सो इट्स सो इंटेलिजेंट। काफ़ी साल पुरानी बात है। अगले दिन एक न्यूज़ आती है कि ChatGPT ने UPSC का एग्ज़ाम फेल हो गया, वो पास नहीं कर पाया। तो मुझे एक IAS ऑफिसर का मैसेज आता है, तुम्हारा ChatGPT UPSC फेल हो गया। तो मैंने जवाब दिया कि सर पहला अटेम्प्ट था।
कहा आपने कौन सा पहले में निकाला था। अभी न्यूज आई है कि उसने यूपीएससी भी पास कर दिया, अभी न्यूज आई है कि उसने एमबीबीएस भी पास कर दिया है। जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, तो मुझे कुछ मेदांता के डॉक्टर्स मिले एंड दे टोल्ड मी क्लियरली ऑनेस्टली, बोले कि कैसे ही केस था और हम लोग डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे, तो हमने सारी रिपोर्ट्स उसको दी और जो इंफॉर्मेशन नॉर्मल सिम्टम्स थे वो बता दिए और उससे कहा कि तुम बताओ कि रूट कॉज क्या होगा, और उसने क्लियरली बता दिया। क्या बात है। तो बोले ये तो है सर, ये तो यूजफुल है। तो ये ऑनेस्टली हमें अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये बढ़ेगा। देखिए जब हम बात कर रहे थे आज से 3-4 साल पहले कि किस किस की जॉब जाएंगी, तो शायद डॉक्टर्स को लेकर उतना हम लोग कंसर्न नहीं थे कि चलो डॉक्टर तो चाहिए पड़ेगा, तब टच नहीं करेगा ठीक कैसे हो जाएगा। यहाँ तो खेल सर बदल गया है। यहाँ तो जिस चीज़ के हम कंसल्टेंट चार्जेस देते हैं उससे बेटर भी कोई दूसरा हेल्प कर पा रहा है। तो एग्जैक्टली सर, मैं कभी कभी मतलब किसी इंटेलिजेंट पर्सन से बात करना और वर्सेस चैट जीपीटी से बात करना, कई बार चैट जीपीटी ज़्यादा मुझे समझदार लगता है। हाँ, एलेबोरेट, डेफिनेटली उसका आईक्यू बेटर है। देखिए एवरेज ह्यूमन आईक्यू से तो ऊपर जा चुका है चैट जीपीटी, क्योंकि उसकी नॉलेज की डाइवर्सिटी, उसकी एनालिसिस, हम शायद एक डोमेन में अच्छे हो सकते हैं, हर चीज में अच्छे तो नहीं हो सकते। वो हर चीज में जो उसका जो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आता है ना, मैंने अभी उससे डिस्कशन किया कि क्वांटम फिजिक्स और वेदास में जो जो चीजें कॉमन है निकाल के दो, और उसने जो निकाल के दिया मतलब अमेजिंग। एक एक पहले श्लोक उठाएगा, फिर क्वांटम फिजिक्स का कोट बताएगा, श्रोडिंगर ने क्या कहा था, फिर नील्स बोर ने क्या कहा था, फिर जो भी और साइंटिस्ट हैं, एंड देन हाउ इट इज सो लिंक्ड एंड एक्यूरेट। ये चीज इतने इफेक्टिवली आसानी से आप तब तक एनालाइज नहीं कर सकते जब तक आपने वेदास भी ना पढ़े हो और साइंस भी आपने क्वांटम फिजिक्स तक ना पढ़े हो, मतलब क्लासिकल फिजिक्स में सीधे सीधे क्वांटम। तो ये तो रेयर कॉम्बिनेशन होता है ना किसी साइंटिस्ट का। जो साइंस में पढ़ गया वो नॉर्मली रिलीजियस टेक्स्ट तो ऐसे देखता है कि अब तो ये हमारे काम की बात नहीं है, और जो रिलीजियस टेक्स्ट फॉलो कर रहे हैं वो शायद साइंस उतना डीपली कभी जाएंगे नहीं। तो ये एक बहुत न्यू अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे सामने कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको दोनों चीज़ें उतनी ही शिद्दत से पता है और बड़ी ईमानदारी से उसने निकाल के दे भी दिया। और ये चैलेंज भी तो होता होगा, जैसे मैं एक नॉर्मल सी चीज़ देखूं कि अगर आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं तो आपने 10 बार 12 बार 14 बार बात की, आपसे उसने कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट लिया उसने। अब जब 15वीं 16वीं बार आप बात करोगे तो उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे वो आपको स्मार्टली जवाब देता है। तो ये आपके फ़ोन में है सर। आपने तो ये फ़ोन भी तो आपने कभी पूछा उससे कि अरविंद को डिस्क्राइब कीजिए? ये तो नहीं पूछा कभी। पूछिएगा, अच्छा मजा आएगा आपको। अच्छा आप चैट जीपीटी कब से यूज कर रहे हैं ना, उसका आप पूछना कि डिस्क्राइब अरविंद, आप अपनी ओपिनियन बताना कि ना, एक ईमानदार ओपिनियन, और वो ईमानदार ओपिनियन देगा। उसके बाद वो बहुत पॉजिटिव बोलने लगे ना, तो उसको बोलना कि मुझे नेगेटिव चीज बताओ। अच्छा। उसका जो वो छीलेगा ना फिर मजा आएगा, क्योंकि यार ये क्या है। अच्छा उसको बहुत कुछ पता है। ये आपने ऐसा काम दिया कि पॉडकास्ट के बाद ही मैं करूंगा, क्योंकि मैंने बड़े मजे लिए हैं। मैं अकेले में बड़ी बातें करता हूँ उससे। नहीं, अब मैं बताऊं, क्योंकि मैं तो बहुत हेल्प लेता हूँ स्क्रिप्ट लिखने से। मेरे काम डाइवर्स हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने से लेकर, गाने लिखने से लेकर, और म्यूजिक कंपोज करने से लेकर, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से लेकर, स्टोरीज लिखने से। तो मुझे तुरंत रिसर्च चाहिए होती है। वेट नहीं कर सकता कि मैं गूगल करूँगा, फिर ढूंढूंगा, फिर वहाँ पहुँचूंगा। यहाँ तो कंक्रीट विद एविडेंसेस चीज़ें चाहिए मेरे ख्याल से, इतना इफेक्टिवली। अदरवाइज आपको एक्सपर्ट ढूंढेंगे। अभी जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मेरी पहली लाइन ये होती है कि मेरी आज की ट्रेनिंग के बाद जिस चीज़ की अहमियत आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगी वो है मैं। क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ, क्योंकि वो आपको मेरे से अच्छा तो ही बताएगा, ये बता देगा। तो सर मैं यही कह रहा था कि जब ये आपके फ़ोन में ये एक ऐप है जो पड़ा हुआ है, तो ये हम लोग कहते थे कोई अदर ऐप किसी ने इंस्टॉल कर दिया तो जानकारी ले, तो इस तरह से तो इसने भी तो, वो भी तो पूरी जानकारी ले सकता है, या लिया होगा, पता लिया ही है, सकते की बात ही नहीं है, वो तो ले ही रहा है। अच्छा। वो कैसे कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन देगा आपको, और उसका पर्पस क्या था, ऐसी क्यों फ्री दिया जा रहा था आपको? सेवा के लिए, दुनिया की सेवा करनी है ओपन एआई को। इस दुनिया में सर एक कॉमन सेंस, अगेन हमेशा बात करता हूँ कि हम लोग बहुत पढ़ लिख लेते हैं, कॉमन सेंस भूल जाते हैं। कोई भी चीज़ फ्री तो होती नहीं है। जब तक आपको समझ में ना आ जाए कि यार इस चीज़ का पर्पस ये है, तब तक उस चीज़ को यूज़ ना करें। और एक बार पर्पस क्लियर है आपको उसका, ये है डेटा ले रहा, तो फिर क्लियर है ना,
फिर आपको डर खत्म हो गया ना, फिर झटका तो नहीं रहेगा, शॉक तो नहीं हो गया आप, अरे यार ये तो बताया नहीं था। भाई साहब आप ही इग्नोरेंट थे। तो हर एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन में है वो आपका छोटा मोटा डेटा नहीं, ह्यूज डेटा ले रही है। और यदि आपको चेक करना है तो बड़े आराम से आप चेक कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाएं, एप्लीकेशन सर्च करें, वहाँ पर डेटा सिक्योरिटी करके एक ऑप्शन आएगा। जब फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी सर्च करोगे आप, आइकन क्लिक करोगे तो नीचे एक डेटा सिक्योरिटी करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके। सी डिटेल्स को क्लिक करोगे तो आप अंदर छुपे हुए उस पेज तक पहुंचोगे जहां ये चीज़ बताई जाती है कि वो क्या क्या डेटा आपका ले रहे हैं। अब उस डेटा में होगा क्या, लोकेशन तो बड़ी कॉमन है आज के रेट में। बिना अपनी लोकेशन दिए आप इंटरनेट एक्सेस कर ही नहीं सकते क्योंकि द मोमेंट यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, द वेरी फर्स्ट थिंग गोज आउट इज योर आईपी एड्रेस। जिस भी सर्वर से आप कनेक्ट करोगे आपका आईपी तो जाएगा ना, वरना आप सर्विस कैसे लोगे। तो लोकेशन तो गई। आप स्क्रॉल करना शुरू करो, आपकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी सारी फाइल्स, चाहे आपने कहीं से डाउनलोड की हो, आपकी सारी ईमेल, सारे एसएमएस, आपके फ़ोटोज़ सारे, फिर आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपके कितना आप सोफे पे बैठते हो, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हो, कितना रन करते हो, बेस्ड ऑन योर एज व्हाट इज़ योर फिटनेस, देन योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, कहाँ से कैश विड्रॉल किया आपने, उसके बाद कहाँ गए, फिर आपका और आगे जाइए आपका एड्रेस, कहाँ आप रहते हैं। आपने कभी फेसबुक को अपना एड्रेस बताया था? कभी कोई एडिट फील्ड ऐसी मिली आपको एड्रेस भरा हो? नहीं। वो कहता मुझे सबका एड्रेस पता है। और ये चीज़ें भी नहीं बताई होंगी जो मैं ऊपर से बता रहा हूँ कि पेमेंट कब किसको किया आपने, या कैश विड्रॉल कब किया, या अपने हेल्थ रिकॉर्ड थे ना बताते हो, ये तो फ़ोन से जा रहे हैं। फिर उसके आगे वो बताएगा कि मैं आपका रिलीजियस बेंट और आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी जानता हूँ, कि आपने वोट किसको दिया था, और आपका रिलीजन के प्रति आप कितने सॉफ्ट हार्ड लिबरल हैं, या आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। अच्छा, वो तो आपने कभी बताया नहीं, कभी आपने किसी फील्ड में भरा था कि मेरा ये है। तो ये वो कैसे, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछवाना चाह रहा था, इसीलिए मैं सब बता रहा था। ये कैसे कि जब मैं सब बता रहा हूँ तो आप ये सोच क्यों नहीं रहे हो कि भाई ये चीज़ तो मैंने कभी दी ही नहीं उसको। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ इस एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी एप्लीकेशन उठा के देख लो आप, प्रोसेस विच आई हैव टोल्ड यू, फॉलो द सेम प्रोसेस, और आपको चौंकना आपका लाजमी है कि भाई ये सब डेटा क्यों ले रहा था। और ये तो मैंने कभी दिया ही नहीं। इन द सेंस, एक तो होता है ना कि मैं आपको कह रहा हूँ कि कैमरे का एक्सेस दीजिए, फिर आपने कैमरे का एक्सेस दिया, या आपका माइक्रोफोन का एक्सेस, या आपका एसएमएस का एक्सेस, या आपसे कोई फॉर्म भरवाया, आपने डेटा भरा, तब तो मैं मानता हूँ कि मैंने डेटा मांगा और आपने दिया। कुछ डेटा ऐसा है जो आपसे कभी मांगा ही नहीं गया और आपने कभी दिया ही नहीं, पर मैंने कलेक्ट कर लिया। इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है कि कैसे मैं आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझ लेता हूँ, या कैसे मैं आपका रिलीजियस बैंड समझ लेता हूँ। उसके लिए मुझे आपको सुनना पड़ता है 24 घंटे। तो उसमें लिखा है कि मैं आपको सुनता हूँ, मैं आपके कॉल रिकॉर्ड्स कॉपी करता हूँ, मैं आपकी चैट्स भी देख सकता हूँ, मैं आपका ईमेल भी पढ़ता हूँ, मैं आपके नेटवर्क में कौन कौन से लोग क्लोजेस्ट हैं उनके बारे में भी जानता हूँ, आप जाते कहाँ हैं, किन से मिलते हैं, कितनी देर मिलते हैं, वो भी मैं जानता हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जान जाऊँगा। एंड दैट इज कॉल्ड एआई। जो डेटा लिया वो तो बेसिक्स था, पर उस डेटा के बाद एआई के थ्रू मैं क्या क्या नहीं क्रिएट कर सकता आपके बारे में जो आपको खुद नहीं पता होगा। कई सारी चीज़ें मैं ऐसी डिड्यूस कर लूँगा उस बेसिक डेटा से जो आपको इसलिए चौंकाएंगी, जो मैं कह रहा हूँ कि दैट्स व्हाई आई आस्क यू ना कि एक बार पूछना चैट जीपीटी से कि नेगेटिव बताएं तो मजा आता है कि यार ये वाली चीज़ कैसे। ये सब भी चीज़ें आप बता रहे हैं सर, वाकई मैं कहीं पढ़ भी रहा था और ये चीज़ सामने आई थी कि किसी केस तक में इसकी हेल्प ली गई एलेक्सा की। कुछ ऐसा हुआ घर में, कोई ऐसी लड़ाई या कुछ ऐसी वायलेंट चीज़ें हुई और कहीं से कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, तो एलेक्सा से तो मुझे लगा कि वैसे ही हो रहा है। नहीं, जब फ्लोरिडा में, और ऐसा एक नहीं है, ऐसे कम से कम मेरे ख्याल से 6-7 ऐसे केसेस हैं जहाँ पर एलेक्सा की वजह से वो केसेस सॉल्व हुए। और गूगल पे सिर्फ सर्च कर दीजिए कि एलेक्सा हेल्प इन मर्डर केस, तो आपको पहला लिंक मिलेगा फ्लोरिडा मर्डर केस जो हुआ। एक लेडी का मर्डर हुआ था और उसमें फिर तो कई सारे ऐसे मर्डर केसेस में एलेक्सा से पूछता। हम लोगों के घर पे तो सर ऐसे खुला रहता है फुल टाइम। तो आप यदि एलेक्सा जब आपने लिया होगा ना, तो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी अपने फ़ोन, उस एप्लीकेशन में जाना, सेटिंग्स में जाना, और वहाँ पर आपको आपके पुराने सारे वॉइसेस सुनने को मिलेंगी जो रिकॉर्डेड है। क्या बोला था, क्या पूछा था, क्या ऑर्डर किया था, क्या वो सब तो रहता क्या है, मजे किए थे आपने, सब आएगा। लेकिन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन तो नहीं रिकॉर्ड रहता होगा ना? वो नहीं। अरे यार ये बताइए मुझे, उसको कैसे पता कि कब रिकॉर्ड करना है? तो फुल टाइम करता है। सुनता तो वो हमेशा है ना। जैसे मैं जब इस फोन को बोलता हूँ ओके गूगल, तो ये गूगल लॉन्च कर देता है। इसको कैसे पता मैंने ओके गूगल कब बोला?
क्या आपने बोला वो वाइब्रेट? इसके लिए उसको मुझे 24 घंटे सुनना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, एग्जैक्टली। ऐसा तो ना कि जब मैं ओके गूगल खोलूंगा उसके बाद स्टार्ट कैसे हो सकता है जब तक वो 24 घंटे नहीं सुन रहा है। बेसिक ट्रू बेसिक समझिए ना। हाँ। तभी तो उसको अच्छा ओके गूगल नहीं बोला, ओके अभी कुछ नहीं करना, अभी नहीं उसको कुछ करना, हाँ बोल दिया अब करना है। इसके लिए आपको मुझे 24 घंटे सुनना ही पड़ेगा, वरना आप ओके गूगल करके कोई चीज लॉन्च कैसे कर लोगे? आपने कोई बटन नहीं दबाया है, कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक ओके गूगल बोला, लॉन्च हो गया। सो ऑल दीज डिवाइसेस जो कमांड पे चल रही है वो 24 घंटे तो सुनती ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब सवाल आती है कि वो रिकॉर्ड वाला इसलिए करती हूँ कि उस प्रोफाइलिंग कर रहे हैं आपके लिए। तो जब मर्डर केस में कोई क्लू नहीं मिल रहा था तो FBI ने एलेक्सा को लिखा, क्योंकि वहाँ एलेक्सा पड़ा हुआ था कि भाई शायद इसने कुछ सुना है तो बता दीजिए। तो अमेजोन ने लिखा कि नहीं साहब, हम तो कुछ सुनते नहीं, हम तो सिर्फ कमांड एक्टिवेट करते हैं और हमारे पास तो कोई रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं, ऐसे करके जवाब दे दिया। तो FBI ने इनके सारे पेटेंट डॉक्यूमेंट देखे कि बनता कैसे, चलता कैसे है। और उस पेटेंट डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा था कि अलेक्सा हर 10 सेकंड की साउंड रियल टाइम में बफर करता है, 1 महीने के लिए स्टोर करता है और लोगों की प्रोफाइलिंग करता है। ये उसमें लिखा हुआ था। उसके बेस पर बहुत सारी चीज़ें ऑफर होती हैं उस यूज़र को, उसके इंटरेस्ट, उसके चॉइसेस, उसके एस्पिरेशन सब डिसाइड होता है। तो उन्होंने कहा ये तो आपने ये लिखा हुआ है, तो ये तो प्री प्लान्ड हो गया फिर तो कोई। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट कैलिफोर्निया कोर्ट में सबमिट किया गया। उसके बाद कैलिफोर्निया कोर्ट ने ऑर्डर किया अमेजोन को कि भैया दीजिए रिकॉर्डिंग, जो आपने इसमें लिखा है तो करते हैं ना आप। और उन्होंने दी और उसके बाद वो केस सॉल्व हुआ, क्योंकि उसमें वारी आवाज़ें सुनाई थी जो उस दिन थे। अब आप एलेक्सा है आपके घर में, उससे जाके कहना एलेक्सा हु एम आई, तो वो बता देगा कि आप अरविंद हैं, तुरंत बताएगा कि दिस यू आर अरविंद। आपने कितने शब्द बोले, हु एम आई, 3 शब्द सुनकर कोई आपको रियल टाइम में करोड़ों लोगों में पहचान ले। ऐसा कौन सा डेटाबेस आज की डेट में अवेलेबल है? किस पुलिस वाले या एजेंसी के पास है नहीं है ना। लोगों की रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं फोरेंसिक लैब में 6-6 महीने की से चल रहा है, जांच चल रही है और अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया कि नेताजी बोल रहे थे कोई और बोल रहा था। और आप देखिए अलेक्सा आपको 3 शब्द में पहचान रहा है। यहाँ भी वो AI वाली टेक्नोलॉजी अलेक्सा के साथ है ना? दिस ऑल इज AI। तो अलेक्सा तो थोड़ा पहले से चल रहा है, वो कुछ बेसिक्स डेटा साइंस तो सब जगह यूज हो रही थी। AI ऐसा नहीं कि AI आज बन गया है, AI चर्चा में भी आया है, 60 साल से चल रहा है इसका रिसर्च। और चैन AI के बाद झटका लगना शुरू हुआ लोगों को। होता क्या है, इसके लिए इसके पीछे एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं मूड्स लॉ। कोई भी टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व करती है तो पहले लीनियरली करती है, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो आपको ऑब्जर्व नहीं होते। एक लेवल पे जाके वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है। जब एक्सपोनेंशियल हो जाते हैं तो आप झटका लगना शुरू होता है आपको कि हर दिन कुछ हो रहा होता है। सो टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड टू दैट लेवल दैट एवरी मंथ नाउ यू विल बी शॉक्ड विद सम न्यू इनोवेशन रिसर्च। एंड ये जेन AI के बाद होना शुरू हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से वो कर्व टच कर लिया। साइबर क्राइम में सर न्यू इनोवेशन की एक बार जरा बताइए। बाकी तो जनरली तमाम चीज़ें मैं पूछूंगा ही जो लोगों से जुड़ी हुई है, जो जानना चाहते हैं। आपको चैलेंजिंग क्या लग रहा है अभी आज के टाइम में? बहुत आपका वास्ता पड़ता है, हर तरह के एजेंसीज के पास जाते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं। कहाँ लग रहा है कि ये लोग अब इस तरह से सामने आ रहे हैं जो एक चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं? देखिए मेरे सामने 3 तरह के चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज जैसे किसी स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है बिकॉज ऑफ सम मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। ये इतना ज़्यादा हो रहा है। जो मणिपुर में हालत है अभी आप देख ही रहे हैं, कभी भी केरला में कुछ हो जाता है बिकॉज ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन। चेन्नई में भी हुआ था, कश्मीर की हालत पता ही है आपको, ऑपरेशन सिंदूर के समय पे फेक इन्फॉर्मेशन भर भर के सर्कुलेट हुई। सो दिस हैज़ बिकम ए टूल। ये जेन AI है, किसी का भी कुछ भी दिखा दो आप, रिलीजियसली लोगों की भावनाएं भड़का दो, कम्युनिटीज़ की भावनाएं भड़का दो, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं आप। ये इतना आसान हो गया है सर। अब तो वीडियोस जो आते हैं, मतलब हम भी सोचते हैं कि यार ऐसे दिखा रहा है तो ये रियल नहीं होगा, रियल नहीं होगा हम बोलते हैं। मतलब वो इतना रियल दिख रहा है, हम कंटेंट की वजह सोचते हैं कि अरे राहुल गांधी ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, पर ये होना चाहिए। ये हम ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें चीज़ें इस तरह की आदत डालनी पड़ेगी कि रियल नहीं होगा। एक्चुअली तो मैं और आगे स्पिरिचुअल होके बोलता हूँ कि रियल तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। अब जब बोलते, अब उसको मैं बाद में कंटेंट के संग प्रूव करूँगा आपको। हमारी दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि हम इस इल्यूजन का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो रियल जिंदगी में चाहे साइबर स्पेस में। इल्यूजन
क्यों आता है? क्योंकि हम सब डेटा का प्रोडक्ट है। अरविंद, आपको बचपन से लेकर आज तक जो भी डेटा मिला, आप उसकी वजह से अरविंद बन गए। आपको कहीं और जन्म हो जाता, आपका स्पेन में, आपके जन्म होने के बाद कोई आपको स्पेन शिफ्ट कर देता, तो आज बहुत अच्छी स्पेनिश बोल रहे होते आप, और आप कुछ और खाना खाते, कुछ और कपड़े पहनते, और ज़िंदगी भर बोलते कि आई एम प्राउड स्पेनिश गाय। फिर 50 साल के बाद कोई आपसे बोलता है कि भाई साहब आप तो यहाँ पैदा हुए थे, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि यार मैं दरअसल हूँ कौन। तो हम सिर्फ वो डेटा जीते हैं ज़िंदगी भर, और उस डेटा को खुद को मानने लगते हैं। जो डेटा ने बना दिया ना, हमारी पहचान वो हो जाती है। हम कभी ये सोचते भी नहीं एक सेकंड के लिए कि हम दरअसल हैं कौन, मैं असली में कौन हूँ। ये तो हम पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अभी कुछ सीनियर सिटीजन्स के संग में बैठा था, सारे अचीवर्स थे, बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, मिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स, और हा ही चल रहा है, सब 70 से ऊपर थे। और मैंने उनसे ऐसे ही लाइटली पूछा, मैंने कहा आप लोग सब अचीवर्स हैं, यू हैव लिव्ड एनफ लाइफ, आपने कभी एक सेकंड के लिए रुक के सोचा कि दरअसल आप हैं कौन? और सबको एकदम से झटका लगा, क्यों, मैं ये हूँ। एंड देन आई प्रूव नो, यू आर नॉट। अब तो सिर्फ वो डेटा जी रहे हो। यही सवाल चैप्टर 13 में भगवद गीता में भगवान कृष्ण से पूछा अर्जुन ने। मैंने कहा कि आप मुझे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग पढ़ा रहे हो, पहले बताओ मैं कौन? तूने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम अर्जुन नहीं हो, तुम अर्जुन के पहले भी थे, तुम अर्जुन के बाद भी होगे। इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। तो बोले क्यों कर रहा हूँ? बोले इसलिए क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो डेटा तुम्हें मिला उसकी वजह से तुम अर्जुन हो। तो ज़्यादा फूलने की बात नहीं है। तुम्हारी जगह कोई भी होता ना, वो अर्जुन ही बन जाता। उनकी जगह कोई भी होता, वो कर्ण ही बनता। सो एंड यू आर डिफरेंट। तो बोले फिर मैं कौन? बोले अब आपने सही सवाल पूछा। तो उसके लिए आप मांडूक्य उपनिषद डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। बड़ा साइंटिफिकली उसमें बताया गया कि दृग दृष्टि विवेका का सिद्धांत है कि हाउ विल यू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, कि आप हैं कौन। और जैसे ही आप पहचान लेते हैं कि आप हैं कौन, फिर ना तो आपके संग कोई साइबर क्राइम हो सकता है, साइबर क्राइम तो छोड़ो, क्राइम ही नहीं हो सकता, और दूसरा ना आपको कोई धोखा दे सकता है। पता क्यों? यदि आप गौर से देखो तो वो क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने जिंदगी ऐसे जीना जैसे आप अपनी जिंदगी के विटनेस हो, साक्षी, गवाह, साक्षी हो। साक्षी का मतलब है कि आप नहीं जी रहे हो, आप तो देख रहे हो। अमित दुबे ऐसा कर रहा है, अच्छा मैं मजे लेता हूँ, ऐसा वाला। तो जब किसी के संग साइबर क्राइम होता है ना, लुट गया, उसके तुरंत बाद वो कॉल करता है, अरे सर गलती कर दिया सर, ट्रस्ट कर लिया उस पर। 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद उसको पता पड़ जाता है कि वो बेवकूफ़ी कर दिया, लिंक क्लिक कर दिया, QR कोड, OTP दे दी, जो भी कर दिया। तो जो चीज़ 30 सेकंड बाद उसको पता पड़ गई, वो 30 सेकंड पहले क्यों नहीं पता पड़ रही थी? सोचो, क्यों नहीं पता पड़ रहा था? पड़ जाती। 30 सेकंड बाद तो पता पड़ी है ना, क्योंकि 30 सेकंड बाद वो अपने आप को ऐसे विटनेस देख रहा है। 30 सेकंड पहले वो डेटा जी रहा था, अब वो देख रहा है कि यार मैंने ऐसी कैसी गलती कर दी, बिकॉज अब वो अपने आप को बाहर से देख पा रहा है। मैं आपकी गलती देख सकता हूँ, आप मेरी गलती देख सकते हो, पर मैं अपनी गलती तब तक नहीं देख सकता जब तक मैं अपने आप को एज विटनेस नहीं देखूंगा। क्या बात है सर, मतलब इस टेक्नोलॉजी को आपने बड़े ही इस तरह से डिवोशनल तरीके से देखा। ये फैक्ट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको जब तक थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। और पूरी भगवद गीता का सार है कि अपनी जिंदगी साक्षी की तरह जियो। जैसे आप साक्षी की तरह जियोगे, कैसे कोई आपको बेवकूफ बनाएगा यार? क्योंकि आप देख रहे हो ना कि अमित कर क्या रहा है। आप मजे जरूर लोगे, आप भावनाओं का शिकार नहीं होगे, आप भावनाएं एंजॉय करोगे। भगवान ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम जाके ये दुनिया एक माया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि साधु बन जाओ, धुनी रमाओ, ये नहीं बोला। उन्होंने कहा आप यहीं जियो। भगवान ने तुम्हें इतनी इंद्रियां दी है तो सब एंजॉय करने के लिए दी। सब कुछ करो और किसी बाउंड्रीज में बंध के मत करना, क्योंकि कोई बाउंड्रीज ईश्वर ने नहीं दी है। यही बोला उन्होंने, सब कुछ करना, पर इस तरह से करना कि तुम अपने आप को करते हुए देख रहे हो, साक्षी की तरह। डोंट गेट इन्वॉल्व। जब तुम मैं के शिकार हो जाते हो कि मैं कर रहा हूं, फिर खेल ही दूसरा हो जाएगा। फिर आपको दुख भी होगा, फिर आप ईर्ष्या भी होगी, फिर लालच भी होगा, फिर सब, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार में फंस जाओगे। पर जैसे ही आप विटनेस होगे तो इस चीज में नहीं फंसोगे, क्योंकि अहंकार किस चीज का, यार मैं तो देख रहा हूँ, यू आर एंजॉयिंग लाइफ। बट ये मास यही है, ज्यादातर लोग यही है, और इसी का वो फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक किसी ने बताया ही नहीं आपको ये चीज। मैंने खुद 6 साल पहले पढ़ी है भगवद गीता, तब मैं समझा, मैंने कहा यार ये तो साइंस है।
और तो हम समझ नहीं रहे। फिर मैंने क्वांटम फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, तो मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कही तो चीजें एज इट इज लिखी थी पहले, जो मैंने फिर चैट जीपीटी से वेरीफाई भी की। उससे पूछना, आप भी पूछना, एंड यू विल रियलाइज कि यार चैट जीपीटी को तो आप मान सकते हो ना, यूएस वालों ने बनाया हुआ, इंडिया ने तो बनाया नहीं, जब वो बता रहा है। अभी कई सारे लोगों ने वो ग्रोक यूज कर करके कोड करना शुरू कर दिया था कि भाई ग्रोक बोल रहा है, अब मैं क्या करूँ, तो बोल रहा है कि फलाना नेता बेवकूफ है, तो भाई ऐसी चीज ऐसे में कह रहा हूँ, चैट जीपीटी से पूछ लो आप। थर्ड पार्टी है, विटनेस की तरह देख लेना उसको। मैं जो यहाँ बोलना चाह रहा था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 चीजें हैं। जितने क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम को मैं कोई अलग वर्ल्ड का क्राइम मानते ही नहीं, मैं कहता हूँ इसी वही क्राइम है जो हो रहा था, हजारों सालों से हो रहा था। साइबर स्पेस से वो आसान हो गया है। धोखा देना क्या पहले नहीं होता था? साइबर क्राइम समेट दिया जाता, धोखा दिया जा रहा है। किस साइबर स्पेस की वजह से? बिकॉज यू ट्रस्ट, बिकॉज उस कॉलर पे ट्रस्ट कर रहे हो आप, या उस ईमेल पे ट्रस्ट कर रहे हो, या उस व्हाट्सएप मैसेज पे ट्रस्ट कर रहे हो। वरना कोई कैसे क्या कर लेगा? घर में बैठ गए आप, फोन बंद है, तो कैसे साइबर क्राइम हो जाएगा? लेकिन वो धोखा देने का एक टूल मिल गया उनको, क्योंकि यू आर ट्रस्टिंग ऑन ए मैकेनिज्म। वो ट्रस्ट बंद कर दो, जीरो ट्रस्ट हो गया तो होगा ही नहीं। इतनी सी बात है। वरना ट्रेन में भी वो सुंघा के लूट लेते थे क्योंकि आप ट्रस्ट कर लेते थे, खिला के लूट लेते थे क्योंकि आप ट्रस्ट कर लेते थे, रोड पे लूट लेते हो कि आप ट्रस्ट कर लेते थे, गाड़ी रोक दी। ट्रस्ट ही तो कारण था। सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 कमजोरियां हैं जिससे सारे वर्ल्ड के क्राइम होते हैं। इसमें कहीं भय है क्या? क्यों नहीं है? भय तो होता है, भय से भी क्राइम होते हैं। डिस्ट्रेस तो भय से ही होता था, तो भय क्यों नहीं बोला भगवान ने? जब 5 चीजें बोली दी थी तो छठवां भी बोल देते कि भैया एक और भी है, सॉरी, ऐसा भी तो हो सकता था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 ही बोले। लस्ट, एंगर, ग्रीड, फैक्शन, अटैचमेंट एंड ईगो। पता क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि इस श्लोक के तुरंत बाद एक और श्लोक आता है, उसमें कहा गया है कि सारे भय का कारण मोह है। दुनिया में जितने भी डर है ना आपके, उसका जो रूट कॉज है वो अटैचमेंट। मेरी पोजीशन, मेरा इन्फ्लुएंस, मेरा ज्ञान, जैसे आप उससे अटैच हो गए ना, आप डरने लगते। आपका बच्चा अटैच हो गया, आपकी नौकरी से अटैच हो गया, आपकी दौलत से अटैच हो गए, आपकी गाड़ी से अटैच हो गए। द मोमेंट यू गेट अटैच टू एनीथिंग, सबसे पहले वो आपको डर देगा। तो सारे डर का कारण क्या है? मोह। सर आपने तो इस पॉडकास्ट को ही खत्म कर दिया। ऐसा अब तो मेरे सवाल ही रखे रह जाएंगे। नहीं आएंगे सवाल, पर सबसे पहले, क्योंकि जो चीज लास्ट में होनी ना वो पहले बता दो, फाउंडेशन बता दो भैया ये दुनिया क्या है। सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि आप यदि साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो आपको डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा। और वो अटैचमेंट होता क्यों है? आपने वीडियो देखा, रील आई और इमोशनल हुए और एक्शन ले लिया। राइट्स इसलिए तो हो रहा है। एक रील देखा, अच्छा बेचारा कितना दुखी है, पैसा दे देता हूँ, दे दिया, डोनेट कर दिया। यही तो आपके इमोशंस के संग खेल रहे हैं वो लोग। कभी कुछ इमोशन दिखाएंगे और उसमें कई सारी फेक चीजें हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि कौन सा सच है कौन सा झूठ है। और चूंकि आप अटैच्ड हो, आप डिटैच होकर थोड़ा देखोगे विटनेस की तरह, तो आपको समझ आता है कि नहीं यार इसमें ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है। वो करने के लिए आपको पहले थोड़ा सा डिटैचमेंट लाना पड़ेगा। मैं यूं ही नहीं बोल रहा ये चीजें, ये सब जुड़ी हुई हैं, इतना गुथी हुई हैं। क्योंकि हम पढ़ते नहीं, हम तुरंत विलग होने की कोशिश करते हैं, हम कभी सीख ही नहीं पाते। And I'm forcibly pushing these things in a simpler way कि बहुत सच वही है, सोल्यूशन वही है। मैं आपके फोन में कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करवा सकता जिससे आपके संग साइबर क्राइम ना हो। लोग कहते हैं सर कुछ कर दीजिए सर, मैं सारी सेटिंग कर देता हूँ तब भी हो जाएगा। अच्छा। अरे डिजिटल अरेस्ट जितने लोगों के संग हुआ है, सबके हाथ में आईफोन था। डिजिटल अरेस्ट किसी ऐसे व्यक्ति के संग नहीं हुआ जो गरीब हो। किसी का 60 लाख गया, किसी का 1 करोड़ गया, किसी का 3 करोड़ गया, किसी का 7 करोड़ गया। देख लो आप उठा के गूगल। अच्छा, मैं यही पढ़ रहा था तो मैंने सोचा भी कि आपसे मैं पूछूंगा कि क्या ये लोग जो टारगेट करते हैं, जो क्रिमिनल इस तरह के होते हैं, उसमें क्या गांव वाले लोग, वृद्ध लोग, कम पढ़े लिखे लोग, उनको ज़्यादा फोकस करते हैं? ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अमीरों को फोकस करते हैं। पहला टारगेट होता है कि जिसके पास जितना पैसा है उसको टारगेट किया जाए, और जितना अपने आप को बुद्धिमान समझता है। 2 तरीके के साइबर, देखिए अभी तो मुझे स्टार्टिंग में 3 चीज़ें बोली थी, हम पहले पे ही हम बहुत ज़्यादा फैल गए। जो दूसरे तरह के चैलेंजेस मेरे पास आते हैं, एक तो मैंने बोला था फेक इन्फॉर्मेशन में, दूसरे तरह के चैलेंज आते हैं कि वो है जो जामताड़ा स्टाइल क्राइम है, या मेवा तलवा नू
भरतपुर, मथुरा का कुछ बेल्ट है, फिर बहुत सारे ऐसे 35-40 हॉटस्पॉट बन गए इंडिया में, जो हमें पता है कि यहाँ से क्राइम हो रहा है, ओरिजिनेट यहीं से हो रहा है। आप कहोगे कि जब पता है तो जाके पकड़ क्यों नहीं लेते? हाँ, तो जाके हम पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, पर हम प्रूफ कैसे करें कि इसी बंदे ने क्राइम किया? अच्छा, नहीं होता। ये वो जानते हैं अच्छी तरह से। हम नहीं, आपको आप खुद ही बताता हूँ कैसे प्रूव करोगे। जब कोई बंदा साइबर क्राइम कर रहा है, उसको कम से कम 3 चीजें चाहिए। एक सिम कार्ड चाहिए, जो उसके नाम पे नहीं होना चाहिए। ठीक। एक बैंक अकाउंट चाहिए, जो उसके नाम पे नहीं होना चाहिए। एक फोन चाहिए, जो उसने कभी पहले यूज नहीं किया है, वरना पकड़ा जाएगा ना। पुराने यूजर्स तो मैं देख ही लूंगा। सिम कार्ड उसको अब सप्लाई होता है, किसी और व्यक्ति के नाम पे सिम कार्ड लेके उसको दिया जाता है। बैंक अकाउंट किसी और व्यक्ति का होता है, म्यूल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। अब म्यूल अकाउंट क्रिएट करने के कई सारे तरीके हैं। अच्छा। कई बार लोग खुद ही अपना अकाउंट दे देते हैं कि भैया 10% रख लेना, 90% दे देना, तो लालच में अपना अकाउंट दे दिया, फंस गए। तीसरा है फोन, वो चोरी का उठाते हैं। तो जब ना उसका फोन है, ना बैंक अकाउंट है, ना सिम है, उसने पैसे लिए, उस अकाउंट में ट्रांसफर किया और निकाल दिए, चाइना भेज दिया। क्रिप्टो करेंसी ले ली, अमेजोन गिफ्ट कार्ड ले लिए, एप्पल कार्ड ले लिए, कुछ गेमिंग करेंसी ले ली, लेके बाहर भेज दिया। अब आपने गेमिंग करेंसी ले लिया, रोबक्स, और बाहर भेज दिए। अब कैसे ढूंढोगे क्रिमिनल को? गेमिंग करेंसी किस अकाउंट से ले गई? जिसके अकाउंट से ले गई वो बंदा तो उड़ीसा का किसान है। वो कह रहा है यार मेरे नाम से अकाउंट चल रहा था, मुझे पता ही नहीं था। अब आपको पता है कि यार ये कांड का आईपी एड्रेस तो मेवात से आ रहा है, तो उठा लेते हैं मेवात में जाके। उठा लिया आपने, कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे कि इसी ने किया है? उसके नाम पे तो कुछ भी नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है। तो मतलब वो अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए इस तरह से वो बेफिक्र रहते हैं। कई बार मैंने सुना कि वो इससे ज्यादा करते हैं। अभी तो मैंने वो चीजें बताई नहीं जो वो लोग कर रहे हैं। दे आर सो वेल ट्रेन्ड एंड प्लान्ड कि आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस के लिए ये चीज इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कई बार। और जब बंदा लुटता है और थाने में जाता है तो उसको तो लगता है कि जाओ जाके उठाओ, फोन तो चल रहा है, फोन तो चल रहा है, बात कर रहा है आदमी, जाके उठा क्यों नहीं लेते? उसका प्रेशर ही होता है। मुझे भी कॉल आते हैं, हमें जी अभी तो फोन चल रहा है। मैंने कहा हाँ साहब फोन चल रहा है, आपको पता है वो लाओस में बैठा है। अच्छा, मैंने कहा लगाओ फोन, नॉर्मल कॉल उठ रहा है? नहीं, व्हाट्सएप पे बात हो रही है। व्हाट्सएप चल रहा है लाओस से, जाओ जाके उठा लो। दुबई से उठ रहा है, यहाँ से हो रहा है। लाओस में कॉल सेंटर चल रहा है जिसमें इंडियंस को लेकर जाया गया है, उनको टॉर्चर किया जाता है, खाना नहीं दिया जाता, मारा पीटा जाता है, और उन्हीं के थ्रू क्राइम कराया जा रहा है। उनको टारगेट दिए जाते हैं कि आज तुम्हें इतना टारगेट पूरा करना होगा, वरना पैसा वो खाने को नहीं मिलेगा। अच्छा, दे आर स्लेव्स, वर्किंग लाइक स्लेव्स। और उनके संग, हाँ। तो सर, ये आपको ये इस तरह का भी सामने चीज़ आई कि अगर आप बता रहे हैं कि वेल ट्रेंड हैं, इतना नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग है, तो कुछ बड़े लोग भी इन्वॉल्व हों? जैसे कट की बात आप कर रहे थे, तो पैसे और उसके वजह से। आपको पता है कितना बड़ा क्राइम है साइबर क्राइम इंडिया में? साइबर फ्रॉड जो होता है मेरे हिसाब से करीब 1 लाख करोड़ का है साल का। जब कोई 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है तो फिर हर तरह की फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाती है, हर तरह की बातें ही खत्म हो जाती। तो अब कोई बड़ा छोटा उसमें नहीं होता। जहाँ पैसा आ जाता है ना, जब डार्क वेब की हम बात करते हैं, कहते जब डार्क वेब इतना खराब है, गलत है, इलीगल है, तो बंद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि ये $1 ट्रिलियन इकॉनमी है, कैसे बंद कर दोगे? डार्क वेब थोड़ा सा एक बार दर्शकों के लिए बता दें। जितना हम लोग जानते हैं कि डार्क वेब ऐसी जगह है जहाँ उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, उनको ट्रस्ट नहीं कह सकता, और वहाँ सारे इलीगल काम होते हैं। यही है? मैंने तो सुना है कि वहाँ पे मतलब किसी का मर्डर करना तो वो भी सुपारी भी ली जाती है। ये तो बहुत छोटी चीज़ है। छोटी चीज़ है। ये तो आप पहले लेवल पे मिल जाएगा आपको, ऐसे कॉन्टैक्ट किलर वेबसाइट्स भर के। अच्छा। तो जो इतना इंटरनेट आपने आज तक एक्सेस किया है वो एक्चुअल इंटरनेट का 3% है। 97% इंटरनेट आज तक आपने देखा ही नहीं। अच्छा। उसमें 90% डीप वेब है और 7% डार्क वेब है। अब 7% जो वो डार्क वेब है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें घुसने के लिए आपको कुछ स्पेशल टूल्स चाहिए होते हैं। उसमें वेबसाइट ऐसी नहीं होती .com, .in, .org ऐसी नहीं होती। उसमें वेबसाइट होती है .onion। और उसके जो डोमेन नेम होते हैं वो भी ऐसे नहीं होते कि आप याद रख सकें। 16 कैरेक्टर से 56 कैरेक्टर तक के रैंडम नंबर होते हैं डोमेन नेम। .onion मतलब जैसे प्याज के छिलके होते हैं वैसे उसकी लेयर होती है। ACDB 3 4 5 6 EZZBZ .onion ऐसे करके होगा एक डोमेन। अब उसको याद ही नहीं रख सकते आप।
प्याज के छिलके क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है वो टॉर प्रोटोकॉल है। वो इस तरीके से होता है जैसे नॉर्मल TCP/IP कम्युनिकेशन आप करोगे जो नॉर्मल इंटरनेट में होता है, तो उसमें पहले कनेक्शन बनेगा या शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट के थ्रू रूटिंग होगी। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें पीयर टू पीयर डेटा ट्रांसफर होगा, दैट टू इंक्रिप्टेड, और सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में इतनी लेयर्स क्रिएट हो जाएंगी प्याज के छिलकों की तरह कि ना डेस्टिनेशन को पता होगा कि सोर्स कौन है, ना सोर्स को पता होगा कि डेस्टिनेशन कौन है। सो इट इज़ डिजाइन इन सच ए वे कि इसमें जब आप एक्सेस करते हो तो आप छुप जाते हो, एनोनिमस हो जाते हो, किसी को नहीं पता होता कि ये कौन व्यक्ति है। तो उसमें जब भी कोई ऐसी पावर किसी इंसान को दे जाए कि वो छुप जाए तो उसके अंदर का हैवान बाहर आ जाता है। तो डार्क वेब में वो सारी चीज़ें होती हैं जो हैवानियत की दृष्टि में दिखाई देंगे, नॉर्मल इंसान तो करेगा नहीं। और ये सारी चीज़ें ना एक इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट हुई। 2008 का साल याद है आपको? उसमें 5 बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। एक, उसी के आसपास डार्क वेब स्टार्ट हुआ। डार्क वेब पहले हो गया था 93 के आसपास, लेकिन ओपन हो गया पब्लिकली 2008 के आसपास। अच्छा। कम्युनिटी बेस्ड। और उसी दौरान बिटकॉइन आया, उसी दौरान आईफोन लॉन्च हुआ, और उसी दौरान व्हाट्सएप आया, उसी दौरान 26/11 का अटैक हो गया इंडिया में, और उसी दौरान मुझे जो आपने बताया घुसना पड़ा। मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें यूं ही नहीं थी, ये कनेक्टेड है। यदि आपको मैं एक डार्क वेब जैसा कोई क्रिएट कर दूं एरिया जहां आप छुप कर कुछ भी कर पाएँ, कॉन्टेक्ट किलर हायर कर लें, ड्रग्स खरीद लें, गन्स खरीद लें, हैकर्स अरेंज कर लें, डेटा चुरा लें, लोगों को किडनैप करा लें, कुछ भी करें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्स्पिरेसी कर लें। वहाँ पैसे वैसे कैसे लेन देन होता है? तो फिर आप पैसा कैसे देंगे? हाँ। आपने काम तो दे दिया। हाँ। तो उसके लिए आपको एक ऐसी करेंसी चाहिए थी जो छुप के पेमेंट हो जाए, इसलिए बिटकॉइन आया। बिटकॉइन। सो बिटकॉइन इज डिजाइन्ड इन सच ए वे कि आप जब बिटकॉइन में पेमेंट करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी छुपी होती है। अच्छा। पता ही नहीं पड़ता, इसलिए दोनों लिंक्ड हैं, जो मैं ऐसे नहीं बोल रहा। डार्क वेब स्टार्ट होना और उसी समय बिटकॉइन आना ये कोइंसिडेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो लोग डार्क वेब स्टार्ट किए हैं और जो लोग बिटकॉइन स्टार्ट किए हैं वो आपस में मिले हुए हैं। जितना दिख रहा है सच उतना और ये आपको पता ही नहीं है। और सुनिए, और जो लोग आईफोन स्टार्ट किए हैं, आईफोन आपको कैसे दिया गया? मोस्ट सिक्योर है, गवर्नमेंट भी नहीं क्रैक कर सकती, और पासवर्ड तो कोई क्रैक ही नहीं करेगा। इसीलिए जब आईफोन चोरी हो जाता है तो बाजार में बिकता नहीं है, क्योंकि वो अनलॉक तो होगा नहीं हुआ। उसके पार्ट्स बिकते हैं। उसका भी तरीका है, क्योंकि आपके फ़ोन का स्क्रीन टूट गया, अब आप गए गफ्फार मार्केट में ठीक कराने। आप आईफोन के सर्विस सेंटर पर जाओगे तो आपसे वो 25,000 30,000 रुपये ले लेगा, और उधर जाओगे 10,000 में कर देगा। आईफोन के सर्विस सेंटर में आपको फ़ोन छोड़ना पड़ेगा, 1 हफ्ते बाद देगा वो और ये 5 मिनट में करके दे देगा। क्या क्या खेल हो रहा है, बाप रे बाप। तो ये सारे जो आईफोन चोरी होते हैं इनके पार्ट्स बिकते हैं, क्योंकि क्रैक नहीं हो रहा। अब ये चीज़ क्रिमिनल को चाहिए, मुझे एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें मैं कुछ भी पाप करूं, कभी पकड़ा गया तो कुछ होना नहीं चाहिए। और फिर उसको एक कम्युनिकेशन चैनल चाहिए था जो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हो, जिसको कोई सुन ना सके, क्योंकि कभी बात ही करनी पड़ी जिसको काम दिया तो कैसे करूंगा। डार्क वेब पे सर मेरा एक सवाल आ रहा है। तो व्हाट्सएप आया, मैं चारों चीज़ें पहले कनेक्ट कर दूं सर, एक इसलिए व्हाट्सएप दिया गया आपको। अच्छा, वो उसका भी कनेक्शन है? अरे आप तभी तो जल्दीबाजी कर गए ना आप। तसल्ली सुनिए, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। डार्क वेब ताकि आप इलीगल काम कर सकें, फिर आपको पैसा चाहिए तो बिटकॉइन दिया, फिर आपको एक डिवाइस चाहिए आईफोन आ गया। कल के दिन आप ये बुकिंग कर रहे हो, कॉन्टैक्ट किलर कर रहे हो, तो भाई कल के दिन उसमें कोई ट्रेस ना छूट जाए, तो आईफोन दे दिया, कोई बात नहीं, कोई क्रैक नहीं कर पाएगा। फिर आपको बात ही करनी है किसी से तो व्हाट्सएप चाहिए ना, एंड टू एन्क्रिप्टेड है, गवर्नमेंट भी नहीं सुन सकती, और ये नहीं हो सकता और वो नहीं हो सकता, ऐसे ही दिया गया आपको। और ये चारों यही समय आए, यदि चारों, अब तो व्हाट्सएप जैसे 1000 एप्लीकेशंस होंगे, पर उस समय व्हाट्सएप ही था, पहला था जो इस तरह का सिक्योरिटी के नाम पर घुसा कि भाई सिक्योर कम्युनिकेशन है और ऐसा है और वैसा है। ये चारों चीजें यूं ही नहीं हो रही थी। अब इससे बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, इससे भी बड़ी जो आप नहीं नोटिस कर रहे हो। यदि ये चारों चीजें यूं ही नहीं हो रही थी तो फिर ये जो 4 चीजें चारों देश विश्व के अलग अलग कोनों में हो रही थी, ये 4 अलग अलग लोग हो ही नहीं सकते। ओह, जो आपका नजर नहीं जा रही है, इसके पीछे एक ही खोपड़ी होगी।
ये चीज समझने की है। जब कोई कहता है कि सिग्नल सेफ है कि नहीं है और टेलीग्राम सेफ है कि नहीं है और ये सेफ, आप बेसिक सीखिए ना। सिग्नल जब व्हाट्सएप पे सवाल खड़े हुए तो आप सिग्नल पे मूव कर गए। कभी आपने सोचा सिग्नल किसने बनाया है? गूगल कीजिए, सिग्नल का फाउंडर वही है जिसने व्हाट्सएप बनाया था, ब्रायन एक्टन, सेम आदमी। तो फिर थोड़ा तो रिसर्च करनी चाहिए थी। ये कहानी एक्चुअली यदि हम समझ गए जो बेसिक्स हैं तो हमारे इतने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे अपने आप। आई डोंट नीड टू से दैट। अब आप सवाल पूछिए। नहीं, वो मैं डार्क वेब को लेके ये पूछ रहा था कि डार्क वेब पे अगर कोई लेन देन होता है तो वो मतलब कैसे इतना, जैसे मैंने ही अगर कुछ काम कराया, कुछ किया और मैं गायब हो गया, मैंने फिर पेमेंट नहीं किया या कुछ ऐसा किया, फिर बताता हूँ। आपने कॉन्टेंट क्लियर हायर किया मान लीजिए, हाँ, तो आपसे एडवांस में पेमेंट नहीं लिया जाता है, उसमें एस्क्रो अकाउंट होता है। अच्छा, एस्क्रो अकाउंट में पैसा जाएगा और उसका जब काम हो जाएगा तो वहाँ से रिलीज होगा। फिर ये फैसिलिटी भी है कि आपको एस्क्रो अकाउंट में भी पैसा नहीं डालने, मत डालिए, आप काम दे दीजिए, काम हो जाएगा। अच्छा, पैसे तो हम ले ही लेंगे आपसे। ले लेंगे मतलब? जो व्यक्ति आपकी एक फोटो देने पर किसी को मार सकता है वो आपसे 5 लाख रुपए नहीं ले सकता। ये तो मैं भी सोचूंगा। आप इतने स्मार्ट हो जाओगे, पैसे नहीं दोगे। जो व्यक्ति आपके कहने पे किसी का डिवाइस हैक कर रहा है उसका पैसा मार जाओगे आप। आप सोचो, काम ऐसा है ना ये दुनिया। आपको पता है कि जो हवाला जितना बिजनेस है ना सब ट्रस्ट पे चलता है। आपने कैश दे दिया उसको, उसने कहा साहब रोमानिया पहुंचा देना, रोमानिया पहुंच जाएगा। आज तक कभी ऐसा हुआ कि नहीं पहुंचाओ? ऐसा नहीं होता। काम यही हो तो गई। खेल है। वही मैं कह रहा हूँ कि जितना सच जितना बाहर से दिख रहा है उतना ही नहीं है उसके अंदर। कई सारी कंट्रीज की इकोनॉमी उस पर सर्वाइव कर रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ 4 लोग गैंग बना के कर रहे हैं। हमें क्या लगता है कि ना हम हर चीज को एक इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। एक बंदा है वो कर रहा है, एक जब हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कोई चीज देखते हैं ना कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध क्यों हो रहा है या इजराइल और ईरान का युद्ध क्यों हो रहा है। आपको पता है जब ईरान इराक का युद्ध हुआ था तो यूएस किसका साइड था? इराक की तरफ। इराक की तरफ। और उसके बाद इराक को ही खत्म कर दिया उसने। पहले 9 साल उसने इराक को सपोर्ट किया, सब दिया, मिसाइल्स भी दी, सारे सपोर्ट किया। फिर कहता है कि नहीं नहीं तुम्हारे यहाँ तो केमिकल वेपन है। यही तो आरोप लगाया था। अभी जब ईरान इराक युद्ध हो रहा था तो ईरान को किसने हथियार दिए थे? इजराइल ने। और इजराइल ने। और बताओ अभी क्या हो रहा है? और किसके हथियार थे? यूएस के थे। आप देखिए पूरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है जिसमें वो लीक हो गया था पूरा मामला कि यूएस के हथियार इजराइल के थ्रू बेचे जा रहे थे ईरान को। और ईरान इराक युद्ध चल रहा है 9 साल कुवैत के लिए। अब क्या कहानी हो गई है? अब इजराइल ईरान युद्ध कर रहे हैं। इजराइल ईरान युद्ध कर रहे हैं और लोगों को पता नहीं क्या क्या थ्योरम्स निकाल के आ गए कि साहब ये वॉर वो वार रिलीजियस वार, कुछ नहीं है। ये पीछे के लोगों का खेल है। यूक्रेन का भी वैसे ही चला और इसमें लोगों की जान जा रही है, इसमें लोग तमाशा बने हुए हैं। लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेसिक्स थोड़ा सा रिसर्च करके देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री तो कुछ और ही है। रशिया आज इसके लिए लड़ता है, कल उसी के अगेंस्ट हो जाता है। यूएस आज इसके लिए लड़ता है, कल उसी के अगेंस्ट हो जाता है। आज पाकिस्तान बहुत स्मार्ट समझ रहा है अपने आप को। जो हिस्ट्री कह रही है उस हिसाब से पाकिस्तान को यदि किसी से खतरा है तो सिर्फ यूएस से, वही खत्म कर देगा इसको। ये जो हम बातें कर रहे हैं तो मतलब सारे जो ये चीजें दिखती हैं छोटी छोटी दिखती हैं, उसके बिल्कुल मूल में आप उसके रूट कॉज की बात कर रहे हैं। 3 साल पहले एक ऐप लॉन्च हुई एनम ऐप करके, और उसको डार्क वेब, एनम आप गूगल करना, ANOM, उसको डार्क वेब पे प्रमोट किया गया कि ये दुनिया की सबसे सिक्योर चैट कम्युनिकेशन ऐप है। अच्छा। मिलिट्री गेट सिक्योरिटी, कोई गवर्नमेंट इसको, क्योंकि व्हाट्सएप पे सवाल खड़े हुए थे तब तक, तो पेगासस का हल्ला हो गया था। एनम ऐप सब ने यूज़ करनी शुरू कर दी, सारे क्रिमिनल एनम पे आ गए। डार्क वेब पे एनम प्रमोट हो रही है। पिछले साल FBI ने 8 कंट्रीज में रेड डाली एक साथ और करीब $16 बिलियन का असेट कॉन्फिस्केट किया। ड्रग्स, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसीज, लग्जरी कार्ड्स, हर तरह के एसेट्स जितने हैं। क्यों?
क्योंकि एनम ऐप FBI ने बनाई थी। उनको डार्क वेब पे एक बंदा मिला, उसको कूटा उन्होंने, उसका गेम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। एक ऐप है, इसको प्रमोट करो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है, तुम तो ऑलरेडी ड्रग व्रग बेचते हो, इसको प्रमोट करो, और इसको हर फोन में होना चाहिए। उसको प्रमोट किया गया 1 साल। जब वो हर जगह पहुंच गई तो फिर अगले साल उसको पूरा मॉनिटर किया गया और फिर धप्पा कर दिया। कैसे ट्रस्ट करोगे आप? और फिर आप कहते हो कि सिग्नल सेफ है कि टेलीग्राम सेफ है कि आप किस ऐप को किस बेस पर सेफ बोलने वाले? व्हाट्सएप को लेकर सर क्या है, मतलब नॉर्मली आम लोग या ऑफिसेज में मैं देखता हूँ कि मोस्टली लोग अब कॉल करना हो चाहे वो करना हो, एक ये भी वजह रही व्हाट्सएप कॉल को लेके कि भाई कोई उसको रिकॉर्ड नहीं करता है तो थोड़ा वो सेफ है। एक्चुअल चीज़ें क्या हैं उन आम लोगों के लिए, ज़रा आप बताएं।